ये मेरे ओपनहाइमर मूवी के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। मैंने इससे पहले इस फिल्म को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जाकर देख लो ताकि आपको ये पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद वक्त आता है 1947 का, जहां लुइस स्ट्रॉस रॉबर्ट से पहली बार मिलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन के बोर्ड के मेंबर के तौर पर। लुइस रॉबर्ट को इस यूनिवर्सिटी में दाखिल करना चाहते हैं उनकी कामयाबी के लिए, जिसके लिए वो रॉबर्ट को ओहदे के साथ मिलने वाला ऑफिस और घर दिखाते हैं अगर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो। रॉबर्ट को यहाँ ये भी पता चलता है कि लुइस एक सेल्फ मेड मैन है, रॉबर्ट के पिता की तरह। रॉबर्ट जब अपना ऑफिस देखने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एल्बर्ट से होती है। रॉबर्ट एल्बर्ट से मिलने जाते हैं, जहाँ उनकी बातचीत के बाद लुइस एल्बर्ट से मिलने जाते हैं तो एल्बर्ट गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लुइस को समझ नहीं आता कि रॉबर्ट ने एल्बर्ट से ऐसा क्या कह दिया जिससे एल्बर्ट इतना गुस्सा हो गए। लुइस को लगता है कि रॉबर्ट ने एल्बर्ट को लुइस के खिलाफ कुछ तो गलत कहा। रॉबर्ट लुइस से कहते हैं कि आपको मेरे अतीत की कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लुइस इस पर कहते हैं कि एईसी के चेयरमैन होने के नाते मुझे आपके सिक्योरिटी फाइल का एक्सेस है और मुझे आपके पास से कोई एतराज नहीं है। रॉबर्ट इस जॉब को ले लेते हैं। कुछ दिन बाद एक एईसी की मीटिंग में लुइस से मुद्दा उठाते हैं कि आइसोटोप्स को हमें नॉर्वे को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। रॉबर्ट इस पर लुइस का सबके सामने मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो टेक्निकली सैंडविच से भी न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। इसके कई दिनों बाद 1947 में एक एईसी की इमरजेंसी मीटिंग होती है, जहां अमेरिका ने नॉर्थ पैसिफिक समंदर में रेडिएशन डिटेक्ट किया है जो न्यूक्लियर बम के धमाके से निकला है। सोवियत ने भी लॉस एलमोस का जो बॉम्ब बनाया था वैसा ही एक सेम बॉम्ब बनाया है, यानी सोवियत भी अब न्यूक्लियर रेस में अमेरिकन के साथ है। लुइस इस पर हाइड्रोजन बम के रिसर्च का मुद्दा उठाता है जो लॉस एलमोस में टेलर कर रहा था। रॉबर्ट उसके खिलाफ था। उनके हिसाब से टेलर का आइडिया कुछ खास नहीं था। अमेरिकन सोवियत को पीछे छोड़ना चाहते हैं। लुइस यहाँ पर लॉस एलमोस में जासूस होने का मुद्दा उठाता है, जिसे रॉबर्ट सबूत न होने की वजह से खारिज कर देते हैं। हाइड्रोजन बम बनाने की संभावना सारे लोग मिलकर यहाँ डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन बम बनाना पॉसिबल है, पर रॉबर्ट टेलर के डिजाइन को बेतुका कहकर इस पर वक्त न जाया करने की सलाह देते हैं। लुइस इस पर रॉबर्ट से पूछते हैं कि प्रेसिडेंट अमेरिकी लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वो सुरक्षित है, जिस पर रॉबर्ट न्यूक्लियर एनर्जी पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण लाकर एटॉमिक हथियारों को फैलने से रोककर अमेरिकी लोगों का भरोसा जीतने की बात करते हैं। अगर अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया तो सोवियत के पास हाइड्रोजन बम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। रॉबर्ट फिर से लुइस का सबके सामने मजाक बनाते हैं। मीटिंग के बाद रॉबर्ट से विलियम बोर्डन आकर मिलते हैं, जो जंग के दौरान पायलट थे। वो रॉबर्ट से पूछते हैं क्या दुश्मन अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। रॉबर्ट इस पर कहते हैं कि कोशिश करते हैं इस ख्याल को हकीकत ना बनने दे। मीटिंग के बाद इसाडोर भी रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि लुइस से दुश्मनी ना मोड़े, पर रॉबर्ट अपनी बात पर टिके रहते हैं। वक्त आता है 1950 का, जहां जोसेफ मकार्थी, जो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया सोवियत कम्युनिज्म के जरिए अमेरिका में जासूसी कर रहे हैं। वो अमेरिका को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस दौर को मकार्थिज्म का नाम दिया गया। रॉबर्ट जब एक पार्टी में थे तो उन्हें खबर मिलती है कि रॉबर्ट के मना करने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू किया। रॉबर्ट इस बात से बहुत निराश होते हैं। इतने में रॉबर्ट से मिलने लुइस आते हैं। लुइस रॉबर्ट को यहाँ एक और शॉकिंग खबर देते हैं। फौज जो प्रोजेक्ट में शामिल थे वो सोवियत के लिए पूरी तरीके से जासूसी कर रहा था। उसने ट्यूब एलॉय से लेकर ट्रिनिटी टेस्ट तक सारी इंफॉर्मेशन सोवियत को पहुँचाई, जिसमें उसकी मदद जर्मन कम्युनिस्ट उर्सुला ने की। अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इसी खबर के बाद एंटी कम्युनिज्म की भावना पूरे देश में पनप रही थी, जिसे मकार्थी के दौर में और ज्यादा बढ़ावा मिला, जिसके चलते जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं या फिर पास्ट में कम्युनिस्ट थे, उनको सोसाइटी में कोई जगह नहीं थी। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। रॉबर्ट के भाई को भी सभी यूनिवर्सिटी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। लोमिनोज रेलवे के ट्रैक बिछाया करता था। शिवालिये कहीं गायब हो गए थे। रॉबर्ट
के कम्युनिस्ट लोगों के साथ ताल्लुकात होने के कारण FBI ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। उनका फोन टैप किया जाता था, उनका हर जगह पीछा किया जाता था। इन सब बातों के बावजूद रॉबर्ट ने अपनी राय लोगों के सामने खुलकर रखी। उन्हें लगा कि उनकी कामयाबी की वजह से लोग उन पर शक नहीं करेंगे। आइजनहावर के प्रेसिडेंट बनते ही रॉबर्ट ने फिर से लोगों के सामने सोवियत रशिया और अमेरिका में संबंधों को अच्छा बनाने की बात करी। बहुत सारे लोगों को उनकी ये बातें पसंद नहीं आई। लुइस भी अपनी बेइज्जती का बदला रॉबर्ट से लेना चाहते थे और रॉबर्ट के इन बयानों के बाद लुइस विलियम बोर्डन, जो इस वक्त AEC के जॉइंट कमेटी का मेंबर है, कर्नल निकोल्स के साथ मिलकर लुइस रॉबर्ट की सिक्योरिटी फाइल लेते हैं। विलियम, जो एक एंटी कम्युनिस्ट है, वो रॉबर्ट की फाइल पढ़ते हैं, पर लुइस उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट FBI को लिखना, जिसमें तुम रॉबर्ट पर आरोप लगाओगे। जिसके बाद लुइस AEC के चेयरमैन होने के नाते इस मामले की सुनवाई के लिए बोर्ड अपॉइंट करेंगे, जिसमें सभी लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा, पर रॉबर्ट और उनके वकील को नहीं। साथ ही रॉजर रॉब को इस केस का प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। ये सुनवाई एक तरफा होगी, जिसमें सिर्फ लुइस जो कहेगा वही होगा। रॉबर्ट हियरिंग के बारे में कैथरीन को बताता है। साथ ही लुइस नहीं चाहता कि रॉबर्ट ये केस लड़े। अगर ऐसा किया तो रॉबर्ट उन पर लगाए आरोपों को स्वीकार करते हैं, ऐसा माना जाएगा। कैथरीन रॉबर्ट को अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने कहती है। अगर रॉबर्ट नहीं लड़े तो वो अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, सब कुछ खो देंगे। फाइनली रॉबर्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें उनका साथ उनके वकील लॉयल गैरिसन देते हैं। गैरिसन उन्हें केस से पहले समझाते हैं कि ये लड़ाई बराबरी की नहीं होने वाली। लुइस ने बोर्ड और प्रोसिक्यूटर को रॉबर्ट के खिलाफ किया है, जिसमें रॉबर्ट की हार तय है। ट्रायल की शुरुआत होती है और यहाँ मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ रॉबर्ट की सिक्योरिटी हियरिंग शुरू होती है। बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट से सवाल पूछते हैं कि रॉबर्ट अमेरिका छोड़कर यूरोप में क्यों गए थे। रॉबर्ट कहते हैं, मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने गया था। बोर्ड के लोग पूछते हैं, क्या वो यहाँ पर नहीं पढ़ा जा सकता था? बर्कली का फिजिक्स डिपार्टमेंट काफी जाना माना है। इस पर रॉबर्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो मैंने ही बनाया है, पर उसे बनाने के लिए उनका यूरोप में जाकर पढ़ना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त मॉडर्न फिजिक्स पर अमेरिका में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और यहाँ से रॉबर्ट अपने जिंदगी की पूरी कहानी बोर्ड को बताते हैं, जहाँ पर वो बोर्ड को ये भी बताते हैं कि रॉबर्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल करने से पहले लेस्ली ने उनसे कहा था कि उनकी कम्युनिस्ट विचारधाराओं को इस प्रोजेक्ट के लिए खतरा नहीं माना जाएगा। उनकी बातों की पुष्टि करने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को बुलाया जाता है, उनका बयान लिया जाता है, जिसमें ज्यादातर लोग रॉबर्ट के पक्ष में गवाही देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और सुनवाई आगे बढ़ती है। लॉरेंस को भी इस सुनवाई में बुलाया गया था। वो आना नहीं चाहते थे, पर लुइस ने उन्हें रॉबर्ट और रूथ टोलमैन के बीच चल रहे अफेयर के बारे में बताया, जिससे वो गवाही देने मान जाते हैं। हियरिंग में उनका हमेशा साथ देने के लिए रॉबर्ट के साथ उनके वकील और उनकी बीवी थी। एक दिन हियरिंग में लंच ब्रेक के दौरान रॉबर्ट जब अकेले थे तो इसाडोर उनके पास आते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और उन्हें खाने के लिए फ्रूट देते हैं, जैसा उन्होंने पहली मुलाकात में किया था। इससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट और इसाडोर की दोस्ती कितनी गहरी थी। इस वक्त लॉरेंस भी गवाही देने के लिए आ जाते हैं, पर एन वक्त पर वो अपना फैसला बदलते हैं और कोर्ट में गवाही देने नहीं आते। रॉबर्ट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के दौरान उनके और शिवालिए की बातचीत को पूछा जाता है। इसी के साथ कर्नल पैश को भी बुलाया जाता है। रॉबर्ट का सोवियत काउंसिल का उस शख्स के बारे में ना बताना और साथ ही कर्नल पैश को झूठ बोलना, इससे बोर्ड खुश नहीं होता। इस सुनवाई में जब कैथरीन को रॉबर्ट और जीन के बीच के मुलाकात और उनके प्यार भरे रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो बहुत निराश होती है। इसके चलते रॉबर्ट और कैथरीन के बीच बहस होती है। कैथरीन हियरिंग से चली जाती है। रॉबर्ट ने हाइड्रोजन बम को बनाने पर अपनी राय सख्त रखी थी। इसकी वजह पूछने पर रॉबर्ट बोर्ड को बताते हैं कि अगर अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया तो सोवियत के पास और कोई चारा नहीं होगा हाइड्रोजन बम बनाने के अलावा, इसलिए वो इस बम के खिलाफ थे। अब लॉरेंस की जगह बोर्डन को बुलाया जाता है। सिक्योरिटी बोर्ड विलियम के FBI को लिखे लेटर की कॉपी जब रॉबर्ट के सामने रखी जाती है तो रॉबर्ट और गैरिसन दोनों हैरान होते हैं। इस लेटर में लगाए गए कई ऐसे इल्जाम हैं जो कोई रिकॉर्ड पर नहीं लेना चाहेगा और इनमें लगाए गए आरोप वो लोग पहली बार पढ़ रहे थे। उनके पास जो बोर्डन का लेटर था उसमें इल्जाम अलग थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस न होने के चलते गैरिसन ये पेश किए गए सबूत या फिर पिछले रिकॉर्ड्स को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते थे। रात को जब रॉबर्ट हियरिंग में हुई बातें कैथरीन को बताता है तो वो बहुत नाराज होती है। वो नहीं चाहती कि रॉबर्ट चुपचाप बैठकर ये तमाशा देखे। वो चाहती है कि रॉबर्ट अपने हक के लिए लड़े, AEC से किसी को भी उसकी इज्जत पर सवाल ना उठाने दे।
साथ ही टेलर ने रॉबर्ट के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, जिससे वो खुश नहीं थी। हियरिंग में कैथरीन को बुलाया जाता है। रॉबर्ट और गैरिसन कैथरीन का इंतजार करते हैं। गैरिसन रॉबर्ट से पूछते हैं क्या कैथरीन को इस मामले में लाना सही है। रॉबर्ट उसे बताते हैं कि उसने और कैथरीन ने कई सारी मुसीबतों का सामना किया है। उसने मुझे हौसला दिया है, हिम्मत दी है। इसी के साथ कैथरीन का बयान लिया जाता है। रॉजर कैथरीन को उसके अतीत के बारे में सवाल पूछते हैं। कैथरीन उसे बताती है कि 1936 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से नाता तोड़ दिया। रॉजर मुश्किल सवाल पूछकर बोर्ड के सामने रॉबर्ट का पक्ष कमजोर करना चाहता था, पर कैथरीन यहाँ पर बिना डरे डटकर रॉजर के सवाल का जवाब देती है और उसे बहुत सुनाती है। रॉजर जिस तरीके से सवाल पूछ रहा था, उसके जवाब में बोर्ड भी इम्प्रेस होता है। हियरिंग आज खत्म हो चुकी है, कल बोर्ड अपना फैसला सुनाने वाला है। यहाँ रॉबर्ट से उसके दोस्त कहते हैं कि ये ट्रायल फेयर तरीके से नहीं हुआ और इसमें तुम जीत नहीं सकते, फिर भी तुम इसमें अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो। रॉबर्ट कहता है कि मेरी अपनी कुछ वजह है। उनके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रॉबर्ट से वहाँ एल्बर्ट मिलने आते हैं। वो भी रॉबर्ट से पूछते हैं कि वो ये केस क्यों लड़ रहा है। मुझे देखो, मैं अपने देश को छोड़कर आया हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारे काम के बदले देश के लोग ये बर्ताव कर रहे हैं तो उन्हें भी अपना देश छोड़ना चाहिए। रॉबर्ट उनसे कहते हैं कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगले दिन इस हियरिंग के नतीजे आते हैं, जहां वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रॉबर्ट एक सच्चे देशभक्त हैं और वफादार नागरिक हैं, पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के दौरान कम्युनिस्ट लोगों से जुड़ा रहना और साथ ही हाइड्रोजन बम को लेकर उनके अजीब बर्ताव और बोर्ड ने पूछे सवालों का जवाब न दे पाना, उनके चलते सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होता। इस बात से उन्हें काफी बुरा लगता है और भारी मन से वो ये बात कैथरीन को बताते हैं। कैथरीन अंदर से टूट जाती है। उन दोनों की आंखों में हम दर्द देख पाते हैं। 1954 के सिक्योरिटी हियरिंग में सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने की वजह से उनको सरकार ने एटॉमिक सीक्रेट का एक्सेस देना बंद किया, जिससे उनका न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के तौर पर करियर खत्म हो गया, जिससे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाता है। उनको एईसी से निकाल दिया गया। हांस बेथ के एक बयान में उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी हियरिंग के रिजल्ट ने रॉबर्ट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, पर उनके इस मुश्किल के वक्त में भी उनकी बीबी कैथरीन उनको हौसला और हिम्मत दिलाती है, जिसके चलते उन्होंने फिजिक्स पर काम करना कभी नहीं छोड़ा। वो लेक्चर दिया करते थे, साथ ही फिजिक्स पर अलग अलग आर्टिकल्स लिखा करते थे। किया बर्ड, जो अमेरिकन प्रोमेथियस बुक के को ऑथर है, उनके एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था, इतिहास मायने रखता है। 1956 में रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ जो हुआ वो एक मजाक था, देश के सम्मान पर काला धब्बा था। अमेरिकन इतिहास को पढ़ने वाले स्टूडेंट जब रॉबर्ट की सिक्योरिटी हियरिंग को पढ़ेंगे तो उनको साफ पता चलेगा कि ओपनहाइमर के साथ कितना गलत व्यवहार किया गया था। अब यहाँ से कुछ साल बाद यानी 1959 जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई वो समय दिखाया जाता है। लुइस स्ट्रॉस को सेनेट के सामने पेश होना होगा ताकि सेनेट ये तय कर सके कि उनको सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इस पद के लिए चुनना चाहिए या नहीं। इसके हियरिंग से पहले उनसे सेनेटर मिलने आते हैं जो उन्हें इस हियरिंग में मदद करने आए थे। लुइस उनके सामने भी ऐसे बात करते हैं जैसे रॉबर्ट की सिक्योरिटी हियरिंग में उनका कोई हाथ नहीं था। वो एईसी के चेयरमैन होने के नाते हियरिंग में शामिल नहीं हो पाए, पर उन्होंने हियरिंग की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है। सेनेट की हियरिंग शुरू होती है जहां 1947 की मुलाकात के बारे में बातचीत होती है, जब रॉबर्ट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एल्बर्ट से मिले थे। उस वक्त एल्बर्ट और रॉबर्ट के बातचीत के दौरान एल्बर्ट नाराज हो गए थे। इस बात पर लुइस का ज्यादा जोर था। जंग से पहले रॉबर्ट की सिक्योरिटी फाइल बनाने की वजह पूछी जाती है। लुइस कहते हैं इसका कारण रॉबर्ट का लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव हो सकता है। सेनेट पूछती है कि एफबीआई की नजर रॉबर्ट पर कैसे आई। लुइस कहते हैं एफबीआई उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के मीटिंग में आए लोगों की गाड़ी की नंबर प्लेट नोट किया करते थे और इसी में रॉबर्ट के गाड़ी का नंबर प्लेट भी उन्होंने नोट कर लिया। बहुत सारे सवाल लुइस से होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि 1947 से 1956 के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने ओपनहाइमर के सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर उनका नजरिया बदल दिया। यहाँ पर भी लुइस सेनेटर को बताते हैं कि रॉबर्ट के सिक्योरिटी हियरिंग में उनके ऊपर इल्जाम विलियम बोर्डन ने लगाया था एफबीआई को लेटर लिखकर। सेनेटर पूछते हैं कि बोर्डन को रॉबर्ट से क्या शिकायत थी। लुइस कहते हैं कि वो मकारार्थी का दौर था, कम्युनिस्ट का शक होने पर ही काम से निकाल दिया जाता था। शिवालिया इंसिडेंट से पहले जब विलियम ने रॉबर्ट की फाइल पढ़ी तो उन्हें पता चला कि रॉबर्ट के सभी करीबी कम्युनिस्ट है
ऑफिशियल पूछते हैं कि रॉबर्ट की सिक्योरिटी फाइल बोर्डन को किसने दी। लुइस कहते हैं कि वही शख्स जो रॉबर्ट को चुप कराना चाहता था। रॉबर्ट ने बहुत लोगों को नाराज किया था। एटम को लेकर उनकी राय पक्की होती जा रही थी और उनको लोगों के राय की कोई परवाह नहीं थी। पर सेनेट को यहाँ शक है कि रॉबर्ट की सिक्योरिटी फाइल एईसी के किसी मेंबर ने विलियम बोर्डन को दी थी या फिर कर्नल निकोलस ने दी थी, क्योंकि उस वक्त विलियम एईसी के जनरल एडवाइजरी कमेटी में शामिल नहीं थे, तो उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं था, जो कि बहुत संगीन आरोप था। लुइस आगे बताते हैं कि रॉबर्ट की इसी पक्की राय के चलते उन्होंने लुइस को आइसोटोप्स के नॉर्वे भेजने के मुद्दे पर भी नीचा दिखाया। रॉबर्ट की सिक्योरिटी हियरिंग में सेनेट को पता चलता है कि साइंटिस्ट और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच कितना तनाव था और इसी तनाव को एईसी ने कैसे हैंडल किया। इसे जानने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट को सेनेट के सामने पेश करने की बात की जाती है। ये बात सुनते ही लुइस थोड़े घबरा जाते हैं। वो सेनेट से पूछते हैं कि उन्हें साइंटिस्ट के राय की क्या जरूरत है, अगर उन्हें लुइस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाना है, और साथ ही उन साइंटिस्ट के नाम और उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत मांगते हैं। सेनेट कहती है ये कैबिनेट पोस्ट है, यहाँ पर सबकी राय ली जाएगी और साथ ही क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि ये कोर्ट नहीं है। यहाँ पर जैसे सेनेटर चाहेंगे वैसे ही सारी चीजें होंगी। साथ ही वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि सेनेट यह सोचे कि साइंटिफिक कम्युनिटी आपका समर्थन नहीं करती। रॉबर्ट और लुइस के बीच हाइड्रोजन बम को लेकर हुई बहस और 1949 की एईसी की मीटिंग, जहां सोवियत के पास न्यूक्लियर बम पर उन लोगों की राय, और साथ ही जब रॉबर्ट ने हाइड्रोजन बम ना बनाने को लेकर कड़ी राय दी, इन सभी चीजों के चलते लुइस और रॉबर्ट के बीच बढ़ती टेंशन के बारे में भी चर्चा होती है। सेनेट के सामने कई साइंटिस्ट गवाही देने आते हैं, जिसमें टेलर लुइस के समर्थन में गवाही देते हैं, पर डॉक्टर डेविड हिल जो सिजलार्ड और एनरिको फर्मी के साथ शिकागो में काम कर रहे थे, वो सेनेट के सामने लुइस की रॉबर्ट के खिलाफ की गई सारी साजिश और सच्चाई को सामने रखते हैं। और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि क्यों लुइस से ज्यादातर साइंटिस्ट नफरत करते हैं, कैसे लुइस ने जानबूझकर एईसी सिक्योरिटी हियरिंग में रॉबर्ट को हराने के लिए अनफेयर ट्रायल को लड़ने दिया। इन सभी चीजों के चलते सेनेट लुइस को सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स अपॉइंट नहीं करती। डॉक्टर हिल के बयान के चलते लुइस की सच्चाई पूरी अमेरिका के सामने आ जाती है। लुइस यहाँ सेनेटर को यही बताते हैं कि रॉबर्ट ने सभी साइंटिस्ट को उनके खिलाफ मैनिपुलेट किया है और इसकी शुरुआत एल्बर्ट से हुई थी, जहाँ तालाब के पास बात कर रहे थे। सेनेटर उन्हें कहते हैं कि हो सकता है रॉबर्ट और एल्बर्ट किसी और सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हो। लुइस के इस हियरिंग के हार जाने के बाद अपने करियर से रिटायरमेंट लेनी पड़ी और इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एल्बर्ट और रॉबर्ट के बीच आखिर क्या बात हुई। जब रॉबर्ट एल्बर्ट से मिलने गए थे तब एल्बर्ट रॉबर्ट से कहते हैं कि उन्हें याद है बर्कली में रॉबर्ट और बाकी साइंटिस्ट ने मिलकर एल्बर्ट के लिए रिसेप्शन रखा था, अवार्ड दिया था उनकी खोज के लिए। एल्बर्ट ने जो काम शुरू किया था वहाँ उसकी काबिलियत में पूरी तरीके से खो चुके थे। वो रॉबर्ट से कहते हैं वो अवार्ड मेरे लिए नहीं पर सबके लिए था। साथ ही रॉबर्ट से कहते हैं कि अपनी कामयाबी के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जब लोगों का दिल तुमसे भर जाएगा तो वो लोग फिर से तुम्हें बुलाएंगे, आलीशान दावत देंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, मेडल्स देंगे, पीठ थपथपाएंगे और पिछली बातें भूल जाने कहेंगे। पर याद रखना ये सब तुम्हारे लिए नहीं पर उन लोगों के लिए होगा। यहाँ पर एल्बर्ट का उन लोगों से मतलब था पॉलिटिशियन से। रॉबर्ट यहाँ एल्बर्ट से इसके जवाब में कहते हैं कि क्या आपको याद है मैं आपके पास कैलकुलेशन लेकर आया था और हमें लगा था कि हम ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। एल्बर्ट कहते हैं हाँ मुझे याद है, पर अब इन सब बातों का क्या फायदा। रॉबर्ट कहते हैं कि हम लोग उस वक्त सही थे और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एल्बर्ट रॉबर्ट की इस बात पर बहुत नाराज होते हैं और उतने में सामने से लुइस स्ट्रॉस आते हैं, जिनसे बिना कुछ कहे एल्बर्ट वहाँ से गुस्से से जाने लगते हैं। उन दोनों की बातें सही होती है। 1957 में जोसेफ मकार्थी की मौत होती है। इसी के चलते मकार्थिज्म काफी हद तक कम हो गया था। 1963 में अमेरिकी सरकार ने रॉबर्ट को एनरिको फर्मी अवार्ड देकर उनका सम्मान किया। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1947 में कहा था। वक्त आता है 15 फरवरी 1967, जहां रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर की कैंसर थ्रोट की वजह से मौत हो जाती है। उनके जिंदगी के आखिरी कुछ साल संघर्ष से भरे थे।
पर मरने तक उन्होंने एल्बर्ट से कही चेन रिएक्शन वाली बात भी सही होती है। दरअसल वो एल्बर्ट को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में नहीं कह रहे थे, बल्कि उन्होंने जो न्यूक्लियर बम बनाया है, जिसके रिस्पॉन्स में बाकी देश ने भी घातक हथियार बनाना शुरू किया है, जिससे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने का चेन रिएक्शन शुरू हो गया था। अमेरिका और सोवियत की बात करें, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया। इसके जवाब में 1949 में सोवियत ने न्यूक्लियर बम बनाया। इसके जवाब में 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया। वो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। लेकिन इसके जवाब में रशिया ने 1962 में हाइड्रोजन बम बनाया, जो हिरोशिमा पर गिराए बम से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर था, जिसे जार बम के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।